हेलो दोस्तों। तो अभी जो हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर 2 है, प्रिंस पीपीपी का, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग का। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं गाइस। जो चैप्टर 2 है वो आपको ओवरव्यू देगा, जो आरबीआई है उसकी फंक्शनिंग के बारे में, वो कैसे कंट्रोल करता है बैंक्स को इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट आपको क्या अंडरस्टैंड होगा, अंडरस्टैंड ऑफ वेरियस रोल्स क्या है एंड टेक्निक्स किसकी, और बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्सेस कौन करता है, आरबीआई, और जो इफेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, द यूनिट वुड हेल्प यू टू बेटर अप्रिशिएट द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड वुड एक्वांट यू विद, तो आपको ये अज्ञात कराएगा किससे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है आरबीआई के, फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज द रेगुलेटर, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर, ठीक है, मॉनेटरी टूल्स ऑफ आरबीआई एंड देयर इफेक्ट ऑन बैंक्स, जो मॉनेटरी टूल्स आरबीआई के पास हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, और उसका इफेक्ट बैंक्स के ऊपर क्या पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है जैसे एग्रीकल्चर, एसएमई, ठीक है, हाउसिंग लोन्स, ये प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, और उनकी क्या कॉम्पोजिशन है और रैशनल है, क्या रीजन है। ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या आरबीआई लगाता है ऑन बैंक लैंडिंग, जो बैंक्स हैं वो किन किन सेक्टर में लोन नहीं दे सकते, जैसे बैंक्स जो भी है यहाँ उस फर्म को लोन नहीं दे सकते जो मांस और मच्छी का काम करता है, मीन्स जो मीट में डील करता है, जहाँ जुआ करता है, उसको बैंक लोन नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन यूनिट 1, ठीक है, आपने देख लिया बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक, ठीक है, एज द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी इन द कंट्री। Banking regulation is not peculiar to India, as banking system of every country is regulated by some authority in terms of law of country concerned, ठीक है। Even in UK, where banking has not been defined under any statute book, the banking system is regulated by, जो कि यूके की बात करते हैं, वहाँ पे कोई स्टैचुरी बुक भी नहीं है, मीन्स कोई लॉ भी नहीं है, तब भी बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या एक सेंट्रल बैंक वहाँ पे बना हुआ है थ्रू इट्स डिवीजन, ठीक है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ एनैक्टमेंट। और जो इंडिया है उसमें बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कौन सा एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कौन सा एक्ट, 1949, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है रीजनेबल रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज एसेंशियल टू चेक द इम्प्रूडेंस ऑफ द प्लेयर्स, जो लोग बैंक को रन कर रहे हैं उनकी जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेशन की जरूरत है, विच कैन इरोड द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन द बैंकिंग सिस्टम। अगर उन्होंने अच्छे से काम नहीं करा तो बैंकिंग सिस्टम में जो पब्लिक का भरोसा है वो खत्म हो जाएगा। द फाइनेंशियल सिस्टम डील्स विद पीपल्स मनी, लोगों का पैसा है, एंड इट इज नेसेसरी टू जनरेट मेंटेन एंड प्रमोट द कॉन्फिडेंस। तो इसलिए जरूरी हो जाता है अभी उसमें जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, प्रमोट करें कॉन्फिडेंस को एंड ट्रस्ट ऑफ पीपल इन द बैंकिंग सिस्टम एट ऑल टाइम्स, एंड विद ग्रेट केयर बाय प्रिवेंटिंग एंड कर्बिंग ऑल पॉसिबल ऑफ मिस यूज, ताकि जो मिस यूज ना हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है जो रैशनल है बिहाइंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम क्या है, टू जनरेट मेंटेन एंड प्रमोट कॉन्फिडेंस, लोगों का भरोसा बना रहे, एंड ट्रस्ट ऑफ पब्लिक इन फाइनेंशियल या बैंकिंग सिस्टम में, टू प्रमोट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया उनका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, ताकि जो वो लोग जो इंस्टीट्यूशन है वो टाइमली अपने रिजल्ट्स क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के नतीजे पब्लिश करता रहे, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन असेस होती रहे, टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट्स आर बोथ फेयर एंड एफिशिएंट, जो भी बैंक है वो अपने जो
पब्लिश करता है वो सारे रिपोर्ट्स सही भी हैं और एफिशिएंटली बनाई भी गई हैं टू इंश्योर दैट द पार्टिसिपेंट मेयर अप टू द रूल्स ऑफ मार्केट प्लेस। ठीक है, जो मार्केट प्लेस है उसके अकॉर्डिंगली जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन इंडिया विच इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, द रोल ऑफ बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई एज आल्सो ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, ठीक है, और सेबी वो मोर जो ज़्यादा क्रूशल है इन अचीविंग द अफोरसेट ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऊपर वाले चार ऑब्जेक्टिव्स? फॉर स्टेबल बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई हैज़ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन to smoothen and add the process of economic development of country by banking system in tune with the national economic policies। ठीक है, आरबीआई ने अपने रूल्स बना दिए हैं। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग सिस्टम विद रेफरेंस टू आरबीआई आर गोइंग टू बी डिस्कस, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, एंड फंक्शनिंग कब से शुरू करी थी? अप्रैल 1 1935। इसलिए आईबीपीएस का जो पेपर का रिजल्ट है वो अप्रैल 1 को आता है। ठीक है, अप्रैल 1 1935। आरबीआई ओल्डेस्ट अमंग द सेंट्रल बैंक्स ऑपरेटिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो भी डेवलप कर रहे हैं कंट्री। तो इट इज़ मच यंगर देन द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑपरेटिंग एज सेंट्रल बैंक इन यूके एंड यूएसए। ठीक है, दो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो। आरबीआई इज स्टेट ऑन्ड इंस्टीट्यूशन अंडर रिजर्व बैंक। आरबीआई एक स्टेट ऑन्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अंडर रिजर्व बैंक। ठीक है, जो कि ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 के तहत आता है। ठीक है, दिस एक्ट वो एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बोलते हैं। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद यूनियन गवर्नमेंट, इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई का गवर्नर है। ठीक है, ये जो एक्ट है यूनियन गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल सरकार है वो इकट्ठा होके विद गवर्नर जो भी आरबीआई का टू इशू डायरेक्शंस टू, वो आरबीआई को देते हैं एज कंसीडर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि पब्लिक के हित में जरूरी है। ठीक है गाइस, उसके बाद द गवर्नर एंड, इसके बाद क्या है, एक गवर्नर है, ठीक है, प्लस 4 डेप्टी गवर्नर है ऑफ आरबीआई। वो कौन अपॉइंट करता है? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, एक गवर्नर है, 4 डेप्टी गवर्नर है। उसके बाद क्या है? द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है, वेस्ट इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी बोर्ड है। तो गाइस अभी जो देख रहे थे हम, जो जो गवर्नर है, और गवर्नर कितने हैं? एक है। डेप्टी गवर्नर कितने हैं? 4। ठीक है, वो अपॉइंट कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या है हमारे पास? द कंट्रोल है जो ऑफ द आरबीआई, वो बेस्ट करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जो उसके आरबीआई के डायरेक्टर्स हैं, दैट कंप्राइजेस, उसमें एक गवर्नर है, 4 डेप्टी गवर्नर है एंड 12 डायरेक्टर्स हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फोर अदर्स हैं, 12 के अलावा, 12 के अलावा 4 अदर्स हैं। वन फ्रॉम वन ईच फ्रॉम लोकल बोर्ड, हर एक लोकल बोर्ड से है। ठीक है, 4 में से। द आरबीआई इंटरनल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जो इंटरनल मैनेजमेंट है हर बंदे का एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है एंड कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट अबाउट वेरियस डिपार्टमेंट्स। एक एग्रीकल्चर देख रहा है, दूसरा एसएमई देख रहा है, तीसरा एटीएम के बारे में देख रहा है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे में। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है कंट्री की गाइस। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई वो कंटेंट है, जो प्रियम्बल है किसका? आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव आरबीआई का वो कहाँ पे है? प्रियम्बल ऑफ, वो प्रियम्बल में है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 है। वो क्या बताता है? इट इज वियर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ रिजर्व बैंक फॉर इंडिया टू रेगुलेट द इशू ऑफ banknotes and keeping of reserve with a view to securing monetary stability in India
and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। तो ये है प्रियम्बल। मीन्स प्रियम्बल आपको अच्छे से देखना है, प्रियम्बल में क्या है। ठीक है, एक उसमें क्या लिखा है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए जो रेगुलेट करेगा बैंक नोट्स को। ठीक है, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू, जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको इंडिया में बरकरार रखेगा। ठीक है, और जो करेंसी ऑपरेट कर रही है एंड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, जो कि इंडिया की फायदे के लिए देखेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, तो पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव आरबीआई का क्या है, टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। क्या स्टेबिलिटी? मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए सच दैट बिजनेस एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री कैन डिलीवर द वेलफेयर गेन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उससे लोगों का फायदा ही हो, नुकसान ना हो, एक स्टेबिलिटी बनी रहे। एक बंदा अगर पैसे कमा रहा है तो वो दूसरे को तंग करके ना कमा रहा हो, ठीक है, तो एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी। सेकंड है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंश्योर साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छे से साउंडली, ठीक है, काम कर सकें, सो दैट इकोनॉमिक यूनिट कैन कंडक्ट देयर बिजनेस विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर सकें। टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, एक जो पेमेंट सिस्टम है जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, उसको आईएमपीएस, यूपीआई हो गया, अब तो वो भी अच्छे से और सेफली और एफिशिएंटली, सेफली भी और इजीली भी एग्जीक्यूट हो जाएं। नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट द क्रेडिट एलोकेशन, टू इंश्योर दैट द जो भी क्रेडिट एलोकेशन है, ठीक है, बाय द फाइनेंशियल सिस्टम ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द नेशनल इकोनॉमिक प्रैक्टिस एंड सोशल कंसर्न। जो क्रेडिट एलोकेशन है, जो लोन लोन का जो एलोकेशन है वो रिफ्लेक्ट करे नेशनल इकोनॉमिक प्रैक्टिस को भी, अ, किस सेक्टर में पर्टिकुलरली लोन ज़्यादा जाना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर को लोन जाना चाहिए, और बाकी एसएमई को लोन जाना चाहिए। मीन्स वो प्रायोरिटी सेक्टर में लोन उसको इंश्योर करे आरबीआई। नेक्स्ट है टू रेगुलेट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी टू इंश्योर अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। मीन्स जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी है एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, भी जो लोन है वो प्रॉपरली टू रेगुलेट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी टू इंश्योर अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। मीन्स ऐसा ना हो भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में लोन बहुत ज़्यादा दे दिया और उससे उस सेक्टर में चीज़ों की होर्डिंग होने लगी, तो और उन चीज़ों का दाम वो स्टेबल नहीं रहा। उसके बाद है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड सिस्टम टू एनेबल इटसेल्फ टू ऑपरेट रेगुलेट एफिशिएंटली। जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, और सिस्टम है, उसको ऑपरेट करना है प्रॉपरली और रेगुलेट भी करना है। मीन्स उसके ऊपर नज़र भी रखनी है एफिशिएंटली। रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो ये थे आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब है रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, पहला तो पता ही है मॉनेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, जैसे रेपो के थ्रू, एसएलआर के थ्रू, सीआरआर के थ्रू, ये मॉनेटरी अथॉरिटी तो है ही है। इशू ऑफ करेंसी, करेंसी लेके आती है। ठीक है, 500 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट। बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मैनेजर है, जो यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं उसे, तो उसे कोई फंडिंग चाहिए तो उसका भी ध्यान आरबीआई रखेगी। बैंकर टू बैंक्स, अगर बैंक्स को कोई हेल्प चाहिए तो उनका ध्यान भी आरबीआई रखेगी। रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, वो तो पता ही है, जो बैंकिंग सिस्टम पूरा इंडिया का उसका उसको रेगुलेट करती है ये। ठीक है, मैनेजर ऑफ फॉरेन फंड, जो फॉरेन फंड्स हैं, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज है, जो बाहर से लेन देन आता है फॉरेन फंड्स का, डॉलर्स का, ठीक है, उसका मैनेजर भी कौन? आरबीआई है। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया में वो भी इसी ने मेंटेन करनी है। कहीं ऐसा ना हो महंगाई बहुत बढ़ जाए, महंगाई बहुत कम हो जाए, या उसको मेंटेन भी करना है, जीडीपी को भी देखना है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो भी हम एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है, क्लियरिंग हाउसेज हो गए, यूपीआई हो गया, उनका जो रेगुलेटर है और सुपरवाइजर भी वो आरबीआई है। डेवलपमेंटल रोल, कल को कोई चीज़ नई सजेस्ट करनी है, जैसे एटीएम के थ्रू
एटीएम में क्यूआर कोड के थ्रू अब पैसे निकालने हैं, तो वो भी डेवलपमेंट रोल आरबीआई को मैंडेटरी करना पड़ेगा। अब काफ़ी बैंकों को आरबीआई ने बोल दिया भी आप एक अच्छी ऐप बनाइए जिसके थ्रू आप अकाउंट ओपन भी कर सकें, तो ये मैंडेटरी कर दिया। तो डेवलपमेंट रोल भी है जो भी, वो भी आरबीआई ने देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है मॉनिटरी अथॉरिटी। अब जो हमने देखा वो अब हम हर चीज़ को प्रॉपरली देखेंगे कि मॉनिटरी अथॉरिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। मॉनिटरी अथॉरिटी मॉनिटरी अथॉरिटी में मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें आती हैं। सीआरआर आता है, देखो, ठीक है। एसएलआर आता है, वो ये पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम उसी को प्रॉपरली पढ़ेंगे। सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। मॉनिटरी अथॉरिटी में देखें, जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो रेफर करती है टू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। मॉनिटरी अथॉरिटी में इसके पास, आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीआरआर है, एसएलआर है। उनको यूज करके सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई रेगुलेट करता है अवेलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। भी कितना इजिली लोन अवेलेबल होगा। द गोल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या मॉनिटरी पॉलिसी का, प्राइस को स्टेबल रखना है, ठीक है। इंश्योरिंग एडिकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे जहाँ से मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है जीडीपी की, उन सेक्टर्स को ही लोन ज़्यादा जाना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर को, एसएमई को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये मेन गोल्स हैं किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, जो आरबीआई फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो आरबीआई का फ्रेमवर्क है इज बेस्ड ऑन मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। आरबीआई का जो फ्रेमवर्क है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, किसके ऊपर। दिस मीन्स आरबीआई मॉनिटर है, जो मॉनिटर करती है और उसके बाद क्या करती है, एंड एनालाइज भी करती है। मीन्स दैट आरबीआई मॉनिटर एंड एनालाइज द मूवमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग, क्या क्या इंडिकेटर है उसमें, इंटरेस्ट रेट, मल्टीपल इंडिकेटर रोज में क्या क्या, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, मनी सप्लाई क्या है, क्रेडिट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, ट्रेड कैपिटल फ्लो, फिस्कल पोजीशन क्या है, अलॉन्ग विद ट्रेंड इन आउटपुट बेस्ड ऑन पॉलिसी परस्पेक्टिव। इन सब चीज़ों को देख के ही आरबीआई अपना मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच के थ्रू काम करती है, ठीक है गाइस। इन 2016 मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, एम जिसे हम बोलते हैं एमपीसी, मॉनिटरी, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो आप, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप हुई थी इन टर्म्स ऑफ अमेंडेड आरबीआई एक्ट। जो एमपीसी का काम था, दी एमपीसी सेल कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या था, गवर्नर ऑफ आरबीआई, डेप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, वन ऑफिसर था आरबीआई का टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एंड थ्री मेंबर्स थे टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो एमपीसी थे उसमें एटलीस्ट मीट करनी है एटलीस्ट 6 टाइम एक साल में, टू डिटरमिन दी पॉलिसी इंटरेस्टेड टू सीव दी। एमपीसी ने एक 1 ईयर में 6 टाइम्स मीट करना है, ठीक है। 1 ईयर में 6 टाइम्स मीट करना है, ताकि वो लोग इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा हुआ सरकार ने उसको अचीव कर सकें, ठीक है। एक चीज क्लियर होगी आपको, जो आरबीआई का फ्रेमवर्क है वो किसके ऊपर काम करता है, मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच के ऊपर। वो क्या क्या इंडिकेटर्स हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। और एमपीसी एक कमेटी बनाई है, ठीक है, आरबीआई एक्ट को अमेंड करके। और एमपीसी में क्या क्या, 6 मेंबर्स हैं, सॉरी 6 मेंबर्स हैं, वो साल में, एक साल में 6 बार मिलेंगे और वो सेट जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको मीट करेंगे गाइस। हाँ, जो अब हम देखते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम सीआरआर बोल रहे हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कौन से सेक्शन में है। कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है। क्या है ये, रिजर्व बैंक ट्रेडिशनली रिलाइड ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल सच एज सीआरआर एंड एसएलआर। ये बता रहा हूँ हमको, सीआरआर और एसएलआर है।
CRR इंडिकेट द क्वांटम ऑफ कैश, कितना कैश बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद रिजर्व बैंक, कितना कैश उन्होंने बैंक के पास रखना है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जिनका जितना उनके पास डिपॉजिट है। In terms of Section 42 of RBI Act 1934, the Reserve Bank having regard to need of securing the monetary stability, ताकि जो monetary stability बनी रहे कंट्री में, ठीक है, तो CRR बनाती है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग लिमिट, ठीक है। रिजर्व बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करती ऑन CRR जो मेंटेन करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कब से नहीं कर रही इंटरेस्ट पे? इस डेट से। CRR में क्या है, एक प्रपोर्शन रख दिया जो टोटल डिपॉजिट का है। भी आपका अगर टोटल डिपॉजिट 100 रुपया है बैंक के पास, तो उसका आपको 2% या 4% हमारे पास रखना होगा RBI के पास। और इससे क्या होगा, जो लोन देने की क्षमता उन बैंक की कम हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। और RBI उस जो पैसा बैंक ने RBI के पास रखा है उसके ऊपर उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पेनल्टी। अगर आप ये लोग मेंटेन नहीं करते तो आपको क्या क्या पेनल्टीज लगेंगी गाइस।